students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11th मैथ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करके इसका सही आंसर टिक करेंगे। ओके, चलिए जी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आप लोगों के पास एक सेट है ए, ठीक है। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 4। एक सेट है आपके पास बी, इसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 4 एंड 5। उसके बाद एक सेट सी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 5। आपको a माइनस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट b माइनस सी से लेके बताना है कि क्या होगा। अब पहली बात, a माइनस बी एक सेट है, b माइनस सी एक सेट होगा। आप जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो तो आउटपुट भी एक सेट होता है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सी तो गलत है, ठीक है। या तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लिख के रख दिया है, सेट होना चाहिए ना, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो गलत है। अब सबसे पहले अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो मुझे सबसे पहले a माइनस बी निकालना होगा, फिर b माइनस सी निकालना होगा, राइट। मेरे पास a सेट है, b सेट है, c सेट है। मुझे a माइनस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट b माइनस सी से लेना है, लेकिन मेरे पास a माइनस बी तो है ही नहीं। तो चलो बेटा पहले a माइनस बी निकालते हैं। तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी वो सेट होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट a में तो है परंतु सेट b में नहीं है। इन शॉर्ट a माइनस बी का मतलब है कि सेट a में से b सेट के एलिमेंट्स को उड़ा दो। a माइनस बी, सेट a में से b सेट के एलिमेंट्स को गायब कर दो, फिर जो सेट a में बचेगा दैट इज गोइंग टू बी a माइनस बी, ठीक है। जैसे सेट b में है 2, 4, 5। 2, 4, 5 एलिमेंट्स अगर सेट A में है तो उन्हें आप गायब कर देंगे। तो यस 2 है, 4 है, गायब किया, आपके पास बचता है 1। तो A माइनस बी का मतलब क्या है, A माइनस बी वो सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट A में होंगे परंतु B सेट में नहीं होंगे। तो आप देख सकते हो 1 सेट A में है परंतु B सेट में नहीं है। और साधारण सी भाषा में अगर इसको सिंप्लीफाई मैं करूं तो a माइनस बी का मतलब क्या है, a सेट में से b सेट के एलिमेंट्स को उड़ा दो, ठीक है। फिर जो आपके पास आएगा दैट इज a माइनस बी। तो मेरे पास a माइनस बी आ गया। फिर मुझको b माइनस सी चाहिए। तो b माइनस सी का मतलब क्या है, b सेट में से c सेट के एलिमेंट्स को उड़ा दो। तो जब मैं b सेट में से c सेट के एलिमेंट्स को उड़ाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 और 5। 2 और 5 को गायब किया, आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ 4। ये 4 b में तो है परंतु c में नहीं है, ठीक है। तो a माइनस बी, b माइनस सी आ गया। अब आपको इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले इन्हें a माइनस बी कहा है, मतलब पहले आपको ये सेट लेना है, फिर b माइनस सी का है, फिर ये सेट लेना है। तो a माइनस बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं उसका पेयर आप बनाओगे इस 4 से। तो यार a माइनस बी में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है दैट इज 1, तो 1 का पेयर आपने बनाया 4 से, तो आपको मिलता है 1, 4। So a minus b cross b minus c gives you only one ordered pair that is 1, 4। और क्योंकि ये एक सेट होता है तो आपको सेट के अंदर इसे रखना है। इसका मतलब आपके पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर है। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 सेट के बारे में हमने चर्चा किया था सेट थ्योरी में। सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो बिल्कुल ना एकदम लिंक्स बना के पढ़ते चलेंगे अपन, राइट। सो आई होप क्वेश्चन 1 ऑप्शन बी किसी को कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं बेटा अपने अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, हम लोग ये चीज भी जानते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये डिपेंड करता है कि कितने
एलिमेंट इस सेट में है इनटू कितने एलिमेंट इस सेट में है। तो इसमें एक एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है, सो 1 इंटू 1 इज़ 1। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक ही ऑर्डर्ड पेयर आएगा इसके अंदर। तो सब कुछ कनेक्टेड है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, सो आई होप नो प्रॉब्लम इन दिस। सारे कंसेप्ट रिकॉल करवाती जाऊंगी मैं आपको एमसीक्यूज के साथ, क्योंकि जितनी बार कंसेप्ट को सुनोगे उतनी बार आपको कंसेप्ट्स याद हो जाएंगे और उतने ज़्यादा तरीके से आप अच्छे तरीके से अपने मैथ्स के क्वेश्चन को टारगेट कर पाओगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़ लो, समझ लो, खुद से सॉल्व करो और फिर वीडियो को स्टार्ट करके इसका सोल्यूशन आप लोग देखेंगे। ओके, सो आई विश कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखते हैं क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2 एंड 3। हमारे पास एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 4, 6, 9। ठीक है, एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर एक रिलेशन है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब आर क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। ओके, अब इस रिलेशन के अंदर कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। आर रिलेशन है ए सेट से बी सेट की तरफ, मतलब आर सबसेट है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनमें से आपको वो ऑर्डर्ड पेयर्स को आर में उठा के रखना है जो इस कंडीशन को फिलफिल करें, x इज ग्रेटर देन y। मतलब अगर R के अंदर ऑर्डर्ड पेयर x, y टाइप के हैं तो यहाँ पे हमको क्या मेक श्योर करना है कि जो x है x इज ग्रेटर देन y, एंड यहाँ पे ऑब्वियस है कि x आएगा सेट A में से एंड y आएगा सेट B में से। ठीक है, तो इस तरीके से R रिलेशन आपका डिफाइन है। ओके, तो आपको R रिलेशन की रेंज बताना है। तो रेंज तो हम बता देंगे अगर एक बार हमको R के ऑर्डर्ड पेयर्स पता चल जाए। हम जानते हैं कि अगर मेरे पास R रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स है A B C D E F, ठीक है, तो हमें पता है बेटा इसका रेंज क्या होता है। इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो दूसरे एलिमेंट हैं उनका सेट इज नोन एज रेंज। तो रेंज अगर पता करना है तो सबसे पहले मुझे रोस्टर फॉर्म में अपने प्रीवियस वाले रिलेशन को लिख देना है। रोस्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को लिस्ट कर दोगे। सो इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो दूसरे मेंबर्स हैं विदाउट रिपीटेशन उनका सेट क्या बनाता है, रेंज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो है सेट ऑफ ए सी एंड ई, ये इस रिलेशन की क्या कहलाएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलो, तो हमने आपको रेंज तो रिवाइज करवा दिया। मतलब अगर हमको रेंज चाहिए, ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसके ऑर्डर्ड पेयर्स को लिस्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, लिस्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर्स। तो आर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैसे ऑर्डर्ड पेयर रखना है जहाँ पे पहला एलिमेंट बड़ा होगा दूसरे एलिमेंट से, x इज ग्रेटर देन y और रिलेशन a से b की तरफ है। ठीक है, तो बेटा 1,1 आर में होगा क्या 1 1 से बड़ा है? मैम कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्या 1,4 होगा आर के अंदर? क्या 1 4 से बड़ा है? नो। 1,6 नो। 1,9 नो। वाई नो? बिकॉज 1 इज नॉट ग्रेटर देन 9। ठीक है, 2,1 बेटा आर में होगा क्या 2 1 से बड़ा है? यस। 2,4 नो। 2,6 नो। 2,9 नो, क्योंकि 2 छोटा है, हमको 2 बड़ा चाहिए। ठीक है, 3 को पकड़ो, क्या 3,1 आर में होगा? यस, 3 इज ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन y है तो x, y आर में है। 3 मेरा 1 से बड़ा है तो 3,1 आर में है। 3,4 होगा क्या 3,4 होगा? नहीं। 3 4 से कब से बड़ा होने लग गया? 3,6 भी नहीं होगा, 3,9 भी नहीं होगा, और इसके अलावा मेरे पास सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आर रिलेशन के अंदर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ओनली यही 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं। अब इन 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को देख के आपको अपने इस रिलेशन की रेंज बता देना है। तो रेंज ऑफ आर क्या होगा? आप अपने रिलेशन में रखे ऑर्डर्ड पेयर को देखिए, इसमें जो ये दूसरे मेंबर्स हैं उनका सेट बना दो विदाउट रिपीटेशन, इट फॉर्म्स रेंज। तो रेंज क्या है बेटा? रेंज है सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट 1। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आप इसका डोमेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
ठीक है, डन विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई समस्या तो नहीं? अब तो मुझे लग रहा है कि आप लोग रिलेशंस एंड फंक्शंस के साथ खेलने लग गए हो, ठीक है, इजी है ये। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 कहता है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन। हम जानते हैं ये जो लैंग्वेज में लिखा है इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? आर बी अ रिलेशन ऑन एन मतलब आर इज अ सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उनमें से हमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स या सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को आर में रखना है। ये डिपेंड करता है, कोई ना कोई कंडीशन डेफिनेटली मेंशन होगी। ओके, अब ये जो आर रिलेशन है इट इज डिफाइंड बाय दिस। इस तरीके से आपका आर रिलेशन डिफाइन है, मतलब जो भी नेचुरल नंबर इस कंडीशन को फिलफिल करेगा वो आपके रिलेशन के अंदर बैठेगा। अब जब भी इस तरीके का कोई सवाल आ जाए ना तो ये ऑब्वियस होता है कि जो रिलेशन है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई टाइप का होगा। अब यहाँ पे हर कोई एक्स वाई तो आप इस एन क्रॉस एन से उठा के नहीं रखोगे, सिर्फ वही एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर को रखोगे जो आपकी इस कंडीशन को फिलफिल कर रहा है। बट ऑब्वियस यहाँ पे है कि एक्स कॉमा वाई जो है नेचुरल नंबर के परिवार को बिलोंग करता है। तो ठीक है, आप यहाँ पे एक काम कीजिए, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y कर लो। ठीक है, आप नेचुरल नंबर के परिवार में से नंबर्स y की जगह पे डालते जाओ, आपको x मिलता जाएगा। सबसे पहले हम बना रहे हैं रिलेशन बन जाएगा, उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर्स के जो पहले पहले मेंबर्स हैं दे आर नोन एज डोमेन, हम इसकी डोमेन बता देंगे। ठीक है, ओके जी। तो मैंने y रखा क्या 0? नो मैम, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का परिवार एंड नेचुरल नंबर का परिवार स्टार्ट्स विद 1। ओके, तो y की जगह पे अगर आपने मैम 1 रख दिया तो आपको x कितना मिलेगा? 8 माइनस 2 इज 6। ओके, y की जगह पे अगर हम 2 रख दें अगर तो 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 क्या होता है बच्चा? 4 होता है। अगर यहाँ पे मैं y की जगह पे 3 रख दूं, ठीक है, इन सबको हटा दूं यहाँ से, अगर मैं y की जगह पे 3 रख दूं यहाँ पे तो 3 2 जा 6, 8 माइनस 6 2 हो जाएगा। अगर मैं y की जगह पे 4 रख दूं तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 0 एंड 0 कॉमा 4 कभी भी मेरे इस रिलेशन के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x एंड y दे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का परिवार, वेयर 0 इज नॉट इन नेचुरल नंबर का परिवार। तो मेरे पास r के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को देख के मुझे बताना है कि डोमेन क्या होगा। सो इस रिलेशन में जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स रखे हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहले पहले एलिमेंट है उनको विदाउट रिपीटेशन आप इस तरीके से सेट में रख दोगे तो आपको मिल जाएगा डोमेन। सो डोमेन क्या होगा बेटा? डोमेन होगा ऑप्शन सी 2 4 6। मैम आपका तो 6 4 2 आया है। अच्छा, क्या हमने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा? सेट में ऑर्डर से कोई फर्क पड़ता है क्या? मैं 6 4 2 लिखूं या 2 4 6 लिखूं या 4 2 6 लिखूं, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है? 2 4 एंड 6। ठीक है, तो ये हमको पता है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको समझा, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए। ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहले पहले मेंबर्स होते हैं विदाउट रिपीटेशन दे फॉर्म्स द डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो यहाँ पे डोमेन क्या है? सेट में लिखा जाता है 2 4 एंड 6। ठीक है, रेंज क्या है यहाँ पे? 1 2 एंड 3। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन 12th क्लास में भी है और बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, इसमें डोमेन एंड रेंज ही पूछा गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सेट A has P element, B has Q element, then the number of elements in A cross B। चलो फटाफट बता दो, सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं जी? P एलिमेंट्स है। सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं जी? Q एलिमेंट्स है। तो कितने एलिमेंट्स होंगे A क्रॉस B के अंदर? A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। सेट A में कितना एलिमेंट है जी? P। सेट B में कितना एलिमेंट है जी? Q। तो C will be the correct answer of the given question कि number of elements in A cross B is equal to क्या होगा? PQ। ठीक है, all good, कोई समस्या तो नहीं, सब ठीक? चलिए जी, सो यहाँ पे आ जाएगा P क्रॉस Q। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। R be a relation from set A to set B। R मेरा रिलेशन है सेट A से सेट B की तरफ, तो क्या R A यूनियन B के बराबर होगा?
क्या आर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, क्या आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, क्या आर सबसेट होगा बी क्रॉस ए का। ये तो ऑब्वियस है मैम, ये तो गलत है, ठीक है। हमको ना इन दोनों में डाउट हो रहा है। तो क्यों डाउट हो रहा है, इनने साफ साफ ऑर्डर मेंशन किया ना, ए सेट से बी सेट की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब आर विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर बी टू ए बोलते तो बी क्रॉस ए होता। यहाँ पे क्या बोला है, ए टू बी है ना, रिलेशन इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आई होप ये 5 क्वेश्चन में किसी को कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं। चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट A हैविंग m एलिमेंट्स टू अ फाइनाइट सेट B हैविंग n एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज। तो देखो जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। R आपका रिलेशन है सेट A से सेट B की तरफ, ठीक है। अब सेट A आपका फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A set is equal to m, okay, and number of elements in B set is equal to है n। आपको बताना है कि A से B की तरफ कितने रिलेशंस बन पाएंगे। तो इसका आंसर देखो डायरेक्टली है, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B विल बी 2 to the power mn। A टू B की तरफ कितने रिलेशंस बनेंगे, 2 की पावर mn। अब ये आया कैसे, एक बार वो समझ लेते हैं, ठीक है जी। रिलेशन अगर ए सेट से बी सेट की तरफ डिफाइन है तो डेफिनेटली रिलेशन इज गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ओके। अब ए क्रॉस बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देयरफॉर mn एलिमेंट्स विल बी देयर इन ए क्रॉस बी। हम जानते हैं कि पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स, पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ सेट कंटेनिंग p एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में p एलिमेंट है और अगर मुझे उसके सबसेट बनाना है तो फॉर्मूला इज 2 की पावर p। ये हमने सेट चैप्टर में पढ़ा है। तो A क्रॉस B के कितने सबसेट बनेंगे, A क्रॉस B में mn एलिमेंट है तो A क्रॉस B में 2 की पावर mn सबसेट बनेंगे। और रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B के कितने सबसेट है, 2 की पावर mn। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, मतलब 2 की पावर mn सबसेट बन पाएंगे और 2 की पावर mn रिलेशंस बनेंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर ए। आप चाहे तो डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, अदरवाइज पूरा लॉजिक आपके सामने रखा है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन 7। मार्क द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर आपको बताना है। एक सेट A है, एक सेट B है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन फ्रॉम A सेट टू B सेट। Now this is A set, this is B set, okay? Set A, set B. Set A के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3. Set B के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4. Then which of the following is a function from A to B? A to B की तरफ कौन फंक्शन है? किसी भी रिलेशन को अगर फंक्शन होना है ना, तो याद रखिएगा पहले सेट में कुछ भी खाली नहीं छूटना चाहिए और पहले सेट से एक का 2 नहीं होना चाहिए। बस ये 2 कंडीशंस अगर आपको याद है देन योर रिलेशन बिकम्स फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं पहले ऑर्डर्ड पेयर को देखूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को, सो 1 इज कनेक्टेड टू 2, 1 इज कनेक्टेड टू 3। आप क्या देख रहे हो, 1 का 2, एक इंसान की 2 इमेज, गलत बात है। सो 1 का 2 नहीं हो सकता है फंक्शन में, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 1 इज कनेक्टेड टू 3, 2 इज कनेक्टेड टू 4। भले ही 1 का 2 नहीं हो रहा है परंतु देयर इज अ समस्या। समस्या क्या है कि पहले सेट में एक एलिमेंट सिंगल रह गया, ठीक है। और हम जानते हैं अगर किसी रिलेशन को फंक्शन होना है तो पहले सेट में कोई भी खाली भी नहीं छूट सकता। 1 का 2 प्लस पहले सेट में कोई खाली नहीं हो, तभी आप कहोगे कि तुम फंक्शन हो। यहाँ पे 3 की तो बेचारे की कोई इमेज ही नहीं है, तो गलत बात है ना, 3 तो सिंगल रह गया, उसकी तकलीफ को समझो।
सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ऑप्शन सी पे आ जाइए। ऑप्शन सी में 1 इज कनेक्टेड टू 3, 2 इज कनेक्टेड टू 2 एंड 3 इज कनेक्टेड टू 3। आप क्या देख रहे हो जी, 1 3 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है एंड 3 3 से कनेक्टेड है। सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटा, सबकी इमेज है। और सेट ए से एक का 2 नहीं हो रहा, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं आ रही। 2 एलिमेंट की एक इमेज आए कोई समस्या नहीं है, ठीक है, परंतु एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, परंतु एक एलिमेंट की बहुत सारी इमेज नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट इज अ फंक्शन। मैम सेट बी में तो 4 खाली है, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। पहले सेट में कोई सिंगल नहीं होना चाहिए, पहले सेट से एक का 2 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, राइट। पहले सेट में कोई भी खाली नहीं है, एक का 2 भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी इज अ फंक्शन। ऑप्शन डी को भी आप चाहो तो चेक कर लो एक बार। ऑप्शन डी में क्या हो रहा है, 1 इज कनेक्टेड टू 2, 1 का कनेक्शन 2 से है और 2 का कनेक्शन किससे है, 3 से है, ठीक है। 3 का कनेक्शन 2 से है, नो समस्या। समस्या हो गई 3 के कनेक्शन 4 होने से, एक एलिमेंट की 2 इमेज, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। आई होप ये क्लियर है, कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। अब ये तो आप पहचानना जान गए हो, पहले सेट में कोई सिंगल ना हो, पहले सेट से एक का 2 ना हो, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज सो दैट योर फंक्शन रिमेन्स डिफाइंड, वैलिड, मीनिंगफुल। वो सभी x की पॉसिबल वैल्यूज जिसके लिए आपका फंक्शन मीनिंगफुल होता है, वैलिड होता है, डिफाइन होता है, उन सब x की वैल्यूज को हम डोमेन कहते हैं। सिंस वी आर डीलिंग विद रियल फंक्शंस, तो आपको रियल नंबर में से उन x को उठाना है जिसके लिए आपका ये फंक्शन डिफाइन हो, वैलिड हो, मीनिंगफुल हो। तो हमने कहा ठीक है। अब हमें पता है कि अगर फॉर f of x to be defined, for f of x to be defined, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कि हमारा जो फंक्शन f of x है वो डिफाइन हो, तो रूट के अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर रूट के अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारा ये फंक्शन कैसा होगा, डिफाइन होगा। तो मुझे x की वो वैल्यूज को ढूंढना है जिसके लिए रूट के अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन कैसी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अब एक काम करते हैं, ये हमने लिख लिया, अब हम चलते हैं रफ वर्क में और अपने इस एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर लेते हैं। सो 2 - 2x - x स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे x की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन कैसी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, क्योंकि जब ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तभी मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। तो हमने कहा ठीक है, अब किस x के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये जानने के लिए हमारे पास x होना चाहिए। अब x कैसे लेकर आए, मैंने कहा सुनो इनइक्वालिटी तुम शांत रहो, इसे 0 से इक्वेट करते हैं अपन। 0 से इक्वेट किया, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले काम करो आप लोग, यहाँ पे इसको ना 0 से इक्वेट करने से पहले अब जरा इसको पहले अरेंज कर लो, फिर अपन 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। इसको अरेंज करोगे तो दिस इज -x स्क्वायर -2x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये ऐसा नेगेटिव ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इस एंटायर इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो जब मैं इस एंटायर इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा मेरे पास x स्क्वायर + 2x - 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने एंटायर इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास x स्क्वायर + 2x - 2 लेस देन इक्वल टू 0। जब भी आप इनइक्वालिटी में दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। अब ये जो एक्सप्रेशन आई है मेरे पास, इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाती है तो मैं पता कर लूंगी कि कौन से x के लिए ये जो मेरा एक्सप्रेशन है लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो जिसके लिए भी लेस देन इक्वल टू 0 आएगा वो मेरा डोमेन का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले ना अपनी इस एक्सप्रेशन को रफ वर्क में ले जाते हैं
और 0 से इक्वेट कर लेते हैं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या इसमें फैक्टराइजेशन हो जाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? हाँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो नहीं लग रहा मेरे को इसमें हो पाएगा। एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac, 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 2a। 8 और 4 12, 12 क्या होता है? 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3। 2 को कॉमन लेके आपने उड़ा दिया। सो आपके पास x की वैल्यू आ रही है -1 प्लस रूट 3 और x की वैल्यू आ रही है -1 माइनस रूट 3। अब ये जो x की वैल्यूज आई है, आप इन्हें नंबर लाइन पे जाके प्लॉट कर दीजिए। सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। ये क्या होगा? -1 माइनस रूट 3, सो दिस विल बी अराउंड -2 पॉइंट समथिंग। और ये क्या होगा? -1 प्लस रूट 3, सो ये होगा आपका 0 पॉइंट समथिंग, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -1 माइनस रूट 3 और यहाँ पे मैं लिखूंगी बेटा -1 प्लस रूट 3। अब इन दोनों x ने इस एंटायर नंबर लाइन को 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस रूट 3, -1 माइनस रूट 3 से -1 प्लस रूट 3 एंड -1 प्लस रूट 3 से इन्फिनिटी। बस मुझे चेक करना है कि कौन से सेक्शन में मेरी ये एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 आ रही है। जिस भी सेक्शन में ये लेस देन इक्वल टू 0 आएगी, दैट इंटरवल बिकम्स द डोमेन। ठीक है, पहले इतना चेक करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। ओके, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करेंगे? अब हम आर्बिटरी इन इंटरवल्स में से कुछ कुछ सेक्शंस को उठाते चलेंगे। ठीक है, सो ये -2 पॉइंट समथिंग है या माइनस इन्फिनिटी है। यहाँ पे -4 नाम का एक एलिमेंट अवश्य होगा, और भी होंगे, मैंने -4 ले लिया। मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो ये फैक्टर्स बने हैं, मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकती हूँ ना। इस एक्सप्रेशन को जब मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास क्या आ रहा है जी? मेरे पास आ रहा है x प्लस 1 माइनस रूट 3 इंटू क्या है वो? x प्लस 1 प्लस रूट 3, ऐसा। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको ऐसा लिख सकती हूँ, हाँ या ना? इसके फैक्टर्स निकाले ना, ये आ रहा है। इन x को यहाँ पे ले गए तो x प्लस 1 माइनस रूट 3, इसको यहाँ ले गए x प्लस 1 प्लस रूट 3। ठीक है, दोनों को इनटू में कर दिया, खोलोगे ब्रैकेट तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसा लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे इस इंटरवल में मैंने एक पॉइंट लिया -4, x की जगह पे -4 रखती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ पे कैसा साइन आ रहा है। तो x की जगह पे जब -4 आप रखोगे इधर, सो दिस इज -4 प्लस 1 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये होगा क्या? -4 प्लस 1 क्या होगा जी? -3, एंड दिस इज माइनस। ओवरऑल क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे रखूंगी अगर -4, तो -4 प्लस 1 प्लस रूट 3। सो ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, साइन बड़े का नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ एक्सप्रेशन हमको पॉजिटिव मिल रही है। इन दोनों के बीच में आई थिंक एक नंबर होगा, दैट इज 0 डेफिनेटली होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये 0.73 है, ये -2 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे -1 0 समथिंग डेफिनेटली होगा। ठीक है, -1 0 ऐसा पॉइंट होगा। तो मैं अब यहाँ पे x की जगह पे 0 रखती हूँ। 0 रखा तो बेटा ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो यहाँ ये नेगेटिव मिला। इसके बाद -1 प्लस रूट 3 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये क्या है? 0.73 समथिंग है ना यहाँ पे, और कोई नंबर सपोज मैंने ले लिया 2। इस इंटरवल में कोई नंबर 2 होगा, x की जगह पे 2 रखो तो बेटा ये तो पॉजिटिव आएगा, x की जगह पे 2 रखो, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ओके, अब आपको इनमें से कौन सा इंटरवल उठाना है जहां पे ये लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है? तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव कहाँ हो रहा है? इन 2 पॉइंट पे।
सो इन दोनों पॉइंट के बीच में रखे हर एक रियल नंबर के लिए आपकी ये एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि इक्वालिटी का साइन यहाँ पे है। तो आप जब इसका डोमेन लिखोगे, इसका जब आप डोमेन लिखोगे तो डोमेन क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल -1 माइनस रूट 3 कॉमा -1 प्लस रूट 3। सो दिस इज द डोमेन ऑफ द क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी। आई नो बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ आपको, चलो अब धीरे धीरे ना आपका एक एक करके कंफ्यूजन दूर करती हूँ मैं। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। अगर यही एक्सप्रेशन थोड़ा फैक्टराइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो गई होती ना तो आप लोग खुश हो जाते। अभी थोड़ा आप परेशान हो गए थे, परेशानी को दूर करते हैं। देखो बच्चे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस क्वेश्चन को ना फिर से समझाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो फंक्शन है दैट इज अंडर रूट, क्या लिखा है इसको, 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका फंक्शन है 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है डोमेन निकालना है, डोमेन x की वो सभी वैल्यूज होती हैं जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन हो। और मैं आपको कंसेप्ट ओवरव्यू में बता चुकी हूँ कि अंडर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन है, अगर आप डोमेन निकालना चाहते हो तो इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। अगर ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो आपका ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, ओके। तो चलो एक काम करते हैं, आप लिखोगे यहाँ पे फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइन। अगर आप एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करना चाहते हो तो रूट के अंदर लिखी एक्सप्रेशन को कैसा होना है, रूट के अंदर लिखी एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। इसके बाद मैंने कहा यार ये मेरे को अरेंज करना है, क्योंकि हम मैथ्स वालों को अच्छा नहीं लगता जब तक चीज़ें अरेंज ना हो, तो हमने ऐसा अरेंज कर दिया। यहाँ तक सब सही चल रहा था। फिर मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए जब गई तो मुझे पता है हम बचपन से ये बातें करते आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगी मेरी फाइनल एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को देख के, क्योंकि यहाँ पे साइन भी चेंज हो गया है, इस एक्सप्रेशन, इस इनइक्वालिटी को देख के मैं जज करूंगी कि मेरा डोमेन कौन से रेंज में लाई करेगा। ठीक है, अब यहां तक सब चीजें ठीक हो गई थी। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से क्या ट्विस्ट आ गया कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ये तो मैथ्स को सॉल्व करने की वजह से हुआ, अदरवाइज एक्सप्रेशन तो यही कहती है कि अगर तुमको डिफाइन होना है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर थोड़ा सा मैथ्स लगाया तो उसने कह दिया कि दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल टू 0। अब जिस भी x के लिए, जहां पे भी मेरा x लेस देन इक्वल टू 0 होगा दैट बिकम्स द डोमेन। अब वो x निकालने के लिए मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मुझे x के 2 रूट मिल गए। अब इन 2 रूट को बच्चे हम फैक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये बनेगा x प्लस 1 माइनस रूट 3। ठीक है, इनटू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, इसको इधर शिफ्ट करो। सो दिस इज x प्लस 1 प्लस रूट 3 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि जब आप इसे 0 से इक्वेट करोगे तभी तो आपको x की वैल्यूज ये मिलेगी। तो इसलिए जब यहाँ लेकर आ रहे हो तो साइन बदल जाएगा, दोनों का इंटू कर देना है। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है, ओके। अगर नहीं मानते हो आप लोग तो सुनो ना, यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी लगा लो, यही मिलेगा। चेक कर लो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने ऐसे लिख दिया फैक्टर्स में। अब जिस भी x के लिए ये लेस देन इक्वल टू 0 आएगा दैट बिकम्स माय डोमेन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो x की वैल्यूज आई थी उनको रख दिया, -1 माइनस रूट 3 और एक था -1 प्लस रूट 3। डेफिनेटली ये माइनस इन्फिनिटी होगा, ये प्लस इन्फिनिटी होगा। रूट 3 मतलब 1.73, सो -1 माइनस 1.73 मतलब अप्रॉक्सीमेटली -2.73 समथिंग होगा। रूट 3 1.73 है, उसमें से 1 चला गया तो ये 0.73 समथिंग होगा। इस रेंज में मुझे एक नंबर मिलेगा क्या, सपोज -4, मुझे -4 वहां x की जगह पे डालना है। अगर मैंने -4 x की जगह पे डाला, बस साइन स्टडी कर लो, यहाँ पे -4 अगर मैं डालती हूँ तो -4 प्लस 1 -3 माइनस रूट 3 जो भी होगा नेगेटिव होगा। x की जगह पे -4 तो -4 प्लस 1 क्या होगा बेटा, -3 प्लस रूट 3 जो भी होगा नेगेटिव होगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव का साइन मिला। ठीक है, इसके बाद
इन दोनों के बीच में बेटा जीरो जरूर होगा, जीरो लिया, x की जगह पे जीरो रखा मैंने, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव, x की जगह जीरो रखा, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। इनके बीच में बेटा कोई भी नंबर एक हो सकता है, एक होगा, कोई नंबर दो होगा, मैंने दो ले लिया सपोज, x की जगह पे टू लिया, 2 + 1 3, 3 - √3 पॉजिटिव ही होना है, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। हमको कौन सा इंटरवल लेना है, जहाँ पे लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आपके इस इंटरवल में आ रहा है, तो दिस इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल में आपका हो जाता है डोमेन इस क्वेश्चन का। क्या ये क्वेश्चन हमको आ गया, क्लियर है? आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से समझो, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, डेफिनेटली बना लोगे पेपर में, ठीक है? चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ताकि एक क्वेश्चन तो पेपर में आना है, आना ही है डोमेन रेंज के ऊपर, तो जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना कम है। यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है f ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x + 3 डिवाइडेड बाय 2 - x - 5। ये मेरा फंक्शन है, मुझे निकालना है डोमेन। अब मैं ना ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि यार डोमेन के लिए बस मेरे फंक्शन को मीनिंगफुल होना है। डोमेन अगर चाहिए तो मेरे फंक्शन को मीनिंगफुल होना है, वो सभी x की वैल्यूज जिसके लिए मेरा फंक्शन मीनिंगफुल है, दैट बिकम्स डोमेन। अब मीनिंगफुल को मैंने आपको बताया इस तरीके से, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो अगर आप चाहते हो फंक्शन मीनिंगफुल हो। अंडर रूट के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन है, आप चाहते हो आपका फंक्शन मीनिंगफुल हो, सो दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर आपका क्वेश्चन कॉम्बो है, 1/√, एक्सप्रेशन इस तरीके का है, तो देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को शून्य नहीं होना है, अंडर रूट है तो इसे पॉजिटिव होना है। तो इस तरीके से कुछ केसेस होते हैं आपके फंक्शन को मीनिंगफुल बनाने के लिए, ठीक है? ये क्वेश्चन तो बड़ा लाजवाब है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो है वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप का भी है और साथ में अंडर रूट भी है, तो यहाँ पे कॉम्बो लगेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि मेरा डिनोमिनेटर शून्य नहीं होना चाहिए और ये जो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखी है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन करूंगी तो एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है? बस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, for f of x to be defined, for f of x to be defined, इस एक्सप्रेशन को x + 3 डिवाइडेड बाय 2 - x - 5 हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। इसको ग्रेटर देन जीरो होना है, इक्वल टू भी नहीं होना है, इक्वल टू करेंगे तो यहाँ समस्या आ जाएगी, ठीक है? तो कॉम्बो लगाया हमने, सो दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। अब हमेशा से आप लोग एक बात याद रखना, अगर डिनोमिनेटर में भी आपका x के टर्म्स में नंबर है, फैक्टर है, एक्सप्रेशन है, और न्यूमरेटर में भी x के टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन है, सो जनरली मैं डिनोमिनेटर को उड़ाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे कैसे उड़ाएंगे अपन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए हम यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन लिखी है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे ना ऐसा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में परेशानी है, तो उस परेशानी को उड़ाने के लिए मैं एक हल लेकर आई हूँ सामने, और वो सोल्यूशन क्या है बेटा कि डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, तो ये बनेगा x + 3, ठीक है? एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर में 2 - x है तो ऊपर भी 2 - x लेकर आ गए, डिनोमिनेटर में x - 5 है तो न्यूमरेटर में भी x - 5 लेकर आ गए, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 - x एंड दिस इज x - 5। क्या ये मैंने सही किया? नो मैम, बिल्कुल गलत है ये। बेटा अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो डिवाइड भी आपको ही करना है, तभी तो मैथ्स बैलेंस होगा। ऐसी थोड़ी ना न्यूमरेटर में लिख दिया, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज को आपने लेके आना है,
क्योंकि जब ये उड़ेगा तो एक्सप्रेशन एज इट इज मिल जानी चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई ऊपर किया है वही आपको नीचे करना है, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब ऐसा करने पे हमको क्या फायदा मिलता है, फायदे की बात करते हैं। सुनो, पहले जरा इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो। ये तो आई होप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। मेरे पास जो एक्सप्रेशन थी वो एक्सप्रेशन क्या थी, x + 3, ओके, 2 - x, ठीक है जी, x - 5। डिनोमिनेटर में क्या आ गया बेटा, 2 - x इंटू 2 - x, 2 - x का होल स्क्वायर, x - 5 इंटू x - 5 क्या बन गया, x - 5 का होल स्क्वायर, एंड दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है मैथ्स में, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी पॉजिटिव, राइट। अब आप जरा अपने डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर को जिंदगी में कोई दुख ही नहीं है, क्यों, वो तो पॉजिटिव ही है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मुझे इस पूरी एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाना है तो अब मेरा जो एंटायर फोकस होगा वो मेरे न्यूमरेटर पे होगा, क्योंकि यदि मेरा न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। अगर मेरा न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव हो गया तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। सो इस एंटायर एक्सप्रेशन को अगर पॉजिटिव होना है तो सब कुछ किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सब कुछ रिवॉल्व कर रहा है न्यूमरेटर के अराउंड। तो आप अपने न्यूमरेटर को देखेंगे, दिस न्यूमरेटर हैज टू बी ग्रेटर देन 0। न्यूमरेटर को ही 0 से बड़ा होना है, पॉजिटिव होना है, क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे मेरे न्यूमरेटर को पॉजिटिव रखना है, मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को 0 से मतलब ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर से बच गए अपन, अदरवाइज हम डिनोमिनेटर में फंस जाते, राइट। तो डिनोमिनेटर से बचना है तो इस तरीके से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया करो, बच गए डिनोमिनेटर से, सब कुछ न्यूमरेटर में आ गया। अब ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना आप जानते हो, इन सबको 0 से इक्वेट करोगे, आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट करोगे, नंबर लाइन बनाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको x की वैल्यू 5 मिलेगी, आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी और x की वैल्यू -3 मिलेगी। आपने इन सबको नंबर लाइन पे जाके प्लॉट कर लेना है, ठीक है। इन सबको एक एक करके 0 से इक्वेट कर लो, ठीक है। यहाँ तक देखो कोई समस्या तो नहीं है, सब कुछ क्लियरली आपको विजिबल है, एवरीथिंग इज फाइन, परफेक्ट, ओके जी। हमने इन सबको जब 0 से इक्वेट कर लिया, सबको नंबर लाइन पे सजा दिया, x की वैल्यू 5, यहाँ से 2, यहाँ से -3। अब इन तीनों नंबर ने मेरी इस नंबर लाइन को 4 इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया है, -∞ से -3, -3 से 2, 2 से 5 एंड 5 से ∞। अब मुझे उस इंटरवल को पकड़ना है जहां पे मेरी एंटायर एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाए। तो सबसे पहले मैंने -∞ से -3 को पकड़ा, इसके बीच में -4 होगा। यहाँ पे देखते हैं कि क्या इस इंटरवल में ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। x की जगह पे -4 रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, x की जगह पे -4 रखोगे पॉजिटिव आएगा, x की जगह पे -4 रखोगे नेगेटिव आएगा। तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। अब -3 और 2 के बीच में नंबर को पकड़ते हैं। -3 और 2 के बीच में 0 होगा, चलो हटाओ, 1 होगा, 1 होगा जी, 1 होगा। 1 रखोगे दिस इज पॉजिटिव, 1 रखोगे पॉजिटिव, 1 रखोगे नेगेटिव। तीनों का मल्टीप्लिकेशन दिस गिव्स यू नेगेटिव, ओके। चलो 2 से 5 के बीच में 3 होगा, 3 रखिए पॉजिटिव, 3 रखिए नेगेटिव, 3 रखिए नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 5 से इन्फिनिटी में 6 होगा एक नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे 6 रखोगे तो दिस इज पॉजिटिव, 6 रखोगे नेगेटिव, 6 रखोगे पॉजिटिव, तीनों का मल्टीप्लिकेशन दिस इज नेगेटिव। आपको उन इंटरवल को उठा लेना है जहां पे सब पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहां पे जो मेरे पास रेंज आएगी दैट इज -∞ से -3, -3 को हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर मेरा x -3 हो जाएगा तो इनको कोई समस्या नहीं होगी, ये शून्य नहीं बनेंगे, इसलिए -3 विल बी इंक्लूडेड,
ओके, -3 को इंक्लूड करेंगे अपन। फिर आएगा यूनियन, यहाँ पे बनेगा ओपन ब्रैकेट 2 से 5 ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट्स हैं क्योंकि 2 एंड 5 कैन नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि 2 और 5 को इंक्लूड किया तो ये शून्य बन जाएगा, समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ रही है आपकी इस क्वेश्चन में डोमेन, शायद मैंने रेंज शब्द यूज किया था, क्या आ रहा है डोमेन। सो डोमेन क्या है आपके पास, -∞ से -3 क्लोज्ड ब्रैकेट में यूनियन 2 से 5। इसे क्लोज ब्रैकेट में क्यों किया, क्योंकि -3 को अगर हम इंक्लूड भी कर लेंगे ना तो इनको कोई समस्या नहीं होगी, ये नॉट डिफाइन नहीं होंगे, डिफाइन ही रहेंगे। ठीक है, इसलिए हमने उसको इंक्लूड किया। सो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो सिस्टमैटिकली धीरे धीरे इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कितने प्यार से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस लेना ही नहीं पड़ता, बस छोटी छोटी बातें हैं उनको ध्यान में रखते चलो। जितना प्रैक्टिस करोगे ना डोमेन वाले क्वेश्चंस को, उतना आसानी से आप पेपर में करके आ जाओगे सॉल्व। क्वेश्चन 10 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग बनाओ इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बनेगा आपसे। ये डोमेन चाहिए, अगेन कॉम्बो क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप सॉल्व करो। ठीक है, सोल्यूशन मत देखो, उसके बाद आंसर चेक करना। मैं बस सोल्यूशन यहाँ लिख रही हूँ। मुझे डोमेन चाहिए, तो फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, फॉर एफ ऑफ एक्स टू बी डिफाइंड, अगर एफ ऑफ एक्स को डिफाइन होना है तो यहाँ पे बेटा दो कंडीशंस लग रही है। सबसे पहले x+1, x-3, x-2 इस पूरे को ग्रेटर देन 0 होना है। ठीक है, और साफ साफ दिख रहा है कि दिस x कैन नॉट बी 2, x2 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर x2 हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। x-1 हो सकता है, x3 हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके, चलो उसके लिए वो पॉजिटिव ही होगा, शून्य भी होगा तो ऊपर होगा, डिनोमिनेटर में शून्य नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में अगर x की जगह पे 2 आ गया ना तो समस्या हो जाएगी, इसलिए पहले ही कह दिया इक्वल टू 0 नहीं, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि x आपका 2 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगेन डिनोमिनेटर में भैया हमको दो ऐसा एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लगता, ऊपर नीचे x-2 से मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज x+1, दिस इज x-3, ऊपर आपने x-2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करेंगे तो दिस विल बी x-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ कोई समस्या नहीं है, इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना है तो सारी नजरें किस पे टिकी हुई है, न्यूमरेटर पे टिकी हुई है। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि बेसिकली हम ये चाहते हैं कि x+1 इंटू x-3 इंटू x-2 शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे सबको अरेंज कर दो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, -∞, +∞। एक एक नंबर को उठा लो बेटा आप लोग। -∞ से -1 में -2 होगा, रखो -2 यहाँ पे नेगेटिव, -2 यहाँ पे नेगेटिव, -2 यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। -1 से 2 के बीच में आ जाओ। -1 से 2 के बीच में आई थिंक आपको एक नंबर मिल जाएगा, -1, दिस इज 0, 1 मिल जाएगा। 1 रखोगे अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 1 रखोगे सो पॉजिटिव। ठीक है, 1 रखोगे नेगेटिव, 1 रखोगे नेगेटिव, ओवरऑल इज पॉजिटिव। ठीक है, वी कैन नॉट इंक्लूड 2 बट वी कैन इंक्लूड -1, क्योंकि -1 इंक्लूड करने से कोई समस्या नहीं होगी, परंतु 2 इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 के बीच में आप कोई नंबर पकड़ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 2.5। आओ चेक करते हैं, 2.5 पॉजिटिव, 2.5 नेगेटिव, 2.5 पॉजिटिव, तो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव ओनली। 3 से इन्फिनिटी के बीच में नंबर पकड़ लो बेटा 4, तो ये पॉजिटिव, 4 रखा पॉजिटिव, 4 रखा पॉजिटिव, तो ये भी आ रहा है पॉजिटिव। एंड वी कैन इंक्लूड 3, क्योंकि 3 इंक्लूड करने से डिनोमिनेटर शून्य नहीं बनेगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी जहां पे सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है क्लोज्ड इंटरवल -1 से 2 ओपन इंटरवल, यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 3 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। अब आई थिंक इंटरवल्स का खेल समझ में आ रहा है अपन को। ये सब कुछ तो आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, डायरेक्टली भी सॉल्व कर लोगे मजा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या निकला बेटा, -1 से 2। ठीक है ना, ये इसका आंसर नहीं है। -1 से 2 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी, हाँ यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन ए।
सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम -1 और 3 को तो इंक्लूड कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है आपकी समस्या, x कैनॉट बी 2, बाकी -1 एंड 3 तो हो सकते हैं। सो -1, 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर है सबको। क्वेश्चन 10 तक कोई समस्या नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन 11। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन निकाल दीजिए। तो ठीक है, दो फंक्शन है साथ में, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमारे पास है √x - 1 प्लस √3 - x। हम जानते हैं अगर फंक्शन को डिफाइन होना है तो रूट के अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा। सिमिलरली इधर भी रूट के अंदर लिखे एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। तो यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है और यहाँ से आपके x की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जाएगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है, ये शिफ्ट हो गया वहाँ पे, इसको वहाँ उठा के ले गए तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x लेस देन इक्वल टू -3 आएगा, सॉरी x लेस देन इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, तो दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो डोमेन क्या है, ये कह रहा है 1 और ये कह रहा है 3। इसने कहा है कि 1 या 1 से बड़ा होना है, ये कह रहा है 3 या 3 से छोटा होना है। तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरवल। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इन दोनों का जो डोमेन है जहाँ पे ये दोनों फंक्शन डिफाइन है, इट इज़ क्लोज्ड इंटरवल 1, 3। ठीक है, इसको इक्वेट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया। 3 - x को इक्वेट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। ये 1 या 1 से बड़ा है, ये 3 या 3 से छोटा है, तो बेसिकली ये आपका डोमेन होगा इस पूरे फंक्शन का कंबाइन तरीके से अगर बताया जाए तो। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है, राइट। यहाँ पे हम स्टेप्स नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ आंसर तक पहुँच रहे हैं। द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन बताना है आपको। तो हमने कहा ठीक है, अगर इस फंक्शन का डिफाइन होना है, क्योंकि डोमेन मतलब क्या, x की वो इनपुट वैल्यूज जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन होता है। तो क्योंकि रूट के अंदर है एक्सप्रेशन, तो दिस एक्सप्रेशन को डिफाइन होने के लिए इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर दिस फंक्शन टू बी मीनिंगफुल, रूट के अंदर लिखी हुई एक्सप्रेशन को कैसा होना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। आपने x कॉमन लिया तो 4 - x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, चुपके से इसको 0 से इक्वेट करना है। तो बेटा x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4 आ रही है, राइट। वही तरीका है अपना, इक्वेट किया चुपके से 0 से तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। इसने अपनी नंबर लाइन को ऐसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, -∞ से 0, 0 से 4, 4 से इन्फिनिटी। आप एक नंबर ले लो यहाँ पे कोई भी, -∞ से 0 के बीच में -1 डाल के देखो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है। अगर मैंने -1 डाला नेगेटिव, -1 डाला तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। 0 से 4 के बीच में चलो नंबर डाल दो, 2 डाला हमने 0 से 4 के बीच में, दिस इज पॉजिटिव। 2 यहाँ पे डाला, दिस इज पॉजिटिव, दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। 4 से इन्फिनिटी के बीच में सपोज हमने कोई नंबर डाला 5, तो दिस इज पॉजिटिव। 5 अगर यहाँ डाला तो ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। हमको वो इंटरवल लेना है जहाँ पे सब पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर इसको डिफाइन होना है। तो कहाँ पे सब पॉजिटिव है जी, 0 से 4 के बीच में, और ये दोनों इंक्लूडेड भी होंगे क्योंकि इनको इंक्लूड करने से कोई समस्या नहीं हो रही है, इक्वालिटी का साइन है, दे विल बी इंक्लूडेड। सो क्लोज इंटरवल 0 से 4 इज गोइंग टू बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या आ रहा है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से 4 आ रहा है। देखो कितने आसानी से उड़ गया ये सवाल। क्लियर है सबको? चलिए जी, आफ्टर दिस क्वेश्चन अगले सवाल पे चलते हैं। आपको रेंज बताना है इस फंक्शन की। इसका रेंज क्या होगा? रेंज इज पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जरा, आपका जो फंक्शन है इट इज f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। रेंज मतलब पॉसिबल आउटपुट। यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया कौन सा फंक्शन है, मतलब रियल फंक्शन है। तो मैं x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज इसमें डालूं तो मुझे पॉसिबल आउटपुट क्या मिलेगा? दैट पॉसिबल आउटपुट गिव्स यू रेंज। अगर इस फंक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरा जो x है इट कैन नॉट बी 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में x रखा है। अगर वो 0 हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जरा मॉड्यूलस फंक्शन की बात करती हूँ।
मैं जानती हूं कि जो मॉड x होता है it is x when x is greater than 0, it is minus x when x is less than 0. हमारे पास तो x अपॉन मॉड x है, तो यहाँ पे आपको x ऊपर लिख देना है ऐसे, ठीक है। x बाय x क्या हो रहा है 1, x बाय x क्या हो रहा है -1। इसका मतलब f ऑफ x की वैल्यू x अगर 0 से बड़ा है तो 1 है, x अगर 0 से छोटा है तो -1 है। तो इसका जो पॉसिबल आउटपुट है वो पॉसिबल आउटपुट क्या है 1 एंड -1। नहीं आया समझ में? सुनो जी, रेंज बताते वक्त डोमेन पे भी नजर डालते हैं। इस फंक्शन की डोमेन कैन नॉट बी, मतलब x कैन नॉट बी 0। इस फंक्शन में डोमेन लिखते वक्त x आपका शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य होने पे नॉट डिफाइन हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले मॉड x को पकड़ा, मॉड x x होता है व्हेन x ग्रेटर देन 0 होगा, मॉड x माइनस x होगा व्हेन x लेस देन 0। यहाँ पे मैंने जानबूझ के इक्वल टू 0 नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है x मेरा 0 है ही नहीं। तो x अगर शून्य से बड़ा है, मॉड के अंदर लिखा फंक्शन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, मॉड के अंदर लिखा फंक्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरह ओपन होगा। परंतु मॉड x के ऊपर x भी था, ऊपर नीचे x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इधर भी x डाल दिया, इधर भी x डाल दिया फंक्शन को बनाने के लिए। तो x से x गया 1, x से x गया तो -1। तो जितने भी x मेरे 0 से बड़े होंगे उसके लिए मुझे आउटपुट 1 मिलेगा, जितने भी x मेरे 0 से छोटे होंगे उसके लिए आउटपुट मुझे -1 मिलेगा। यानी इसका जो रेंज है इट इज अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स -1 एंड 1। तो ये इसका रेंज हो जाता है। कुछ नहीं किया मैंने इस क्वेश्चन में, मॉड x की ना पहले डेफिनेशन लगा दी। ये x होगा जब इसके अंदर लिखा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ये -x होगा जब इसके अंदर लिखा एक्सप्रेशन नेगेटिव है। इसके ऊपर x है तो लो भैया ऐसा x कर दिया हमने। तो ये क्या बन रहा है जी? ये बन रहा है 1 when x is greater than 0, ये बन रहा है -1 when x is less than 0। तो ये इसका पॉसिबल आउटपुट है -1, दिस इज द पॉसिबल रेंज। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो आगे आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन 14, रेंज बता दो इस फंक्शन की। तो रियल फंक्शन ही है, इसका जो डोमेन होगा डेफिनेटली वो क्या होगा? सारे रियल नंबर्स, क्योंकि कहीं पे भी नॉट डिफाइन नहीं होगा ये। तो अगर इसमें मैं सारे रियल नंबर्स डालती हूँ किसी भी टाइप का, तो हमें पता है यार इसका जो आउटपुट होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो आउटपुट है रेंज वो क्या होगा? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा। तो 0 से कितना बड़ा हमें नहीं पता, तो हमने कह दिया अनंत तक। तो क्लोज्ड इंटरवल 0 से इन्फिनिटी इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन बी। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, रेंज बताना है, डोमेन हमें पता है इसका रियल नंबर होगा, सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है ये। तो सभी रियल नंबर्स को अगर आप इसमें डालोगे, मॉड्यूलस का काम क्या है? सबको पॉजिटिव करना। नेगेटिव रियल डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव रियल डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, 0 डालोगे 1 डाल दोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका जो रेंज है, जो पॉसिबल आउटपुट है, वो सभी नंबर्स है जो 0 है या 0 से बड़े हैं। तो क्लोज इंटरवल 0 एंड इन्फिनिटी को लिखते हैं ओपन इंटरवल में। इसके साथ क्वेश्चन 14 उड़ जाता है। क्वेश्चन 15 की तरफ चलिए। डोमेन एंड रेंज बता दो आपके रियल फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू √x-1 का डोमेन बता दो। डोमेन होता है x की वो सभी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। तो यहां पे अगर मेरे फंक्शन को डिफाइन होना है तो रूट के अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना होगा। तो या इसका मतलब क्या है? x हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब वो सभी x मेरे डोमेन है जो 1 है या 1 से बड़े हैं। मतलब इसका जो डोमेन है इट इज क्लोज्ड इंटरवल 1 से इन्फिनिटी। तो डोमेन तो आ गया, अब बात करते हैं रेंज की। रेंज पता करने के लिए आप क्या करते हो? स्टेप्स क्या है? रेंज पता करने के लिए स्टेप है कि f ऑफ x को y लिखो, y इज इक्वल टू √x-1। x इन टर्म्स ऑफ y बनाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू x-1, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x। हमें गिवन है कि x कैसा है? x है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कौन है? x। इसका मतलब क्या है? y स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि x गिवन है कि इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब भी रेंज निकालते हो डोमेन को देख लिया करो एक बार। तो डोमेन ने कहा था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x कौन है? ये तो इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 को वहां ले गए तो y स्क्वायर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
y कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। 0 आ रहा है या फिर 0 से बड़ा, तो क्लोज्ड इंटरवल 0 से इंफिनिटी। इसका मतलब जो ऑप्शन सही बैठ रहा है दैट इज ऑप्शन सी। डोमेन है आपके पास क्लोज्ड इंटरवल 1 से इंफिनिटी, रेंज है आपके पास क्लोज्ड इंटरवल 0 से इंफिनिटी। इसके साथ क्वेश्चन 15 हो जाता है फिनिश। डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को मीनिंगफुल बनाना है। मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। इसको अगर मीनिंगफुल होना है तो रूट के अंदर लिखी एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, x आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इसका डोमेन क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी तक, 1 विल बी इंक्लूडेड। रेंज पता करने के लिए सबसे पहली स्टेप होती है एफ ऑफ एक्स को y लिखो, फिर x इन टर्म्स ऑफ y बनाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। शिफ्ट किया तो y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x आ रहा है। अब जब भी रेंज निकालते हो तो डोमेन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यहाँ पे डोमेन ने कहा था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मेरा x यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 1 है, सो y स्क्वायर प्लस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना है। ये शिफ्ट किया तो y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब शून्य से लेके इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। देखो कितने फास्ट हमने सभी क्वेश्चंस को उड़ाया है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव था वो था आंसर तक पहुँचना। आई थिंक बहुत इजीली आपने सभी क्वेश्चंस को टारगेट कर लिया है। बस चीज़ों को कैलकुलेट करते रहो, हमें आगे कैसे बढ़ना है। आप सारे क्वेश्चंस को टारगेट कर लोगे। अब चलते हैं आगे। इसके साथ स्टूडेंट्स हमने सभी एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को कर लिया है सॉल्व। ओके, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करें, कंसेप्ट पे वर्क करें, आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर कभी भी कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम जाती है तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। अब वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, उस पर्टिकुलर क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लीजिए। देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे कर देना है क्लिक, और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।